आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो शुरू करते हैं दी अनफॉरगेटेबल लव और सब्सक्राइब करना मत भूले। नताशा कबीर और सोनाली के साथ उनके हॉस्टल गई, जहां कबीर ने उसे गिफ्ट के रूप में एक नोटबुक देकर आश्चर्यचकित कर दिया। वह घर गई, उत्साह से अपने बिस्तर पर कूद पड़ी और पन्ने पलटने लगी। जब उसने किताब खोली तो उसमें दो छोटे बच्चों, एक लड़की और एक लड़के की तस्वीर देखी, जिसने उसे अपने बचपन की यादें ताजा कर दी। उसे यह जानकर खुशी हुई कि कबीर ने यह सारी तस्वीर अपने पास रख ली है। उन्होंने उनके लिए किताब में कविता भी लिखी। उसने इसे पढ़ा और यह सब उसे समर्पित था। जैसे ही वह किताब के अंत के करीब पहुंची, उसे कबीर द्वारा लिखी कुछ पंक्तियां मिली। मुझे आशा है कि तुमको यह कविता पसंद आएगी। मैंने सोचा कि तुमको कविता प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। मैंने यह तुमके लिए लिखा है और यहाँ से तुमको हमारी दोस्ती की किताब पूरी करनी चाहिए। मुझे फोन न करें, मैं तुमसे सीधे मिलूंगा फेस्ट में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीते या नहीं। मुझे आशा है कि तुम मेरे लिए ऐसा करेंगे। आश्चर्यचकित होकर उसने तुरंत कबीर को फोन किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। चिंतित महसूस करते हुए उसने सोनाली को फोन किया, जिसने उसे बताया कि कबीर किसी काम से बाहर गया है और अगली रात लौट आएगा। नताशा को और भी अधिक चिंतित और उदास महसूस हुआ। अगले दिन नताशा जल्दी उठकर कॉलेज चली गई, जहां शाम को कविता प्रतियोगिता सहित विभिन्न गतिविधियां और प्रतियोगिताएं हो रही थीं। कॉलेज में उसे कबीर नहीं मिला और अंत में उसने प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। चिंतित और दृढ़ दोनों महसूस करते हुए वह अंतः मंच पर खड़ी हुई। जैसे ही वह कबीर की कविता सुनाने वाली थी, उसने भीड़ में कबीर को देखा, जिससे उसे अप्रत्याशित समर्थन मिला। उसने कविता शुरू की और खत्म होने के बाद भी कबीर को देखती रही। उन्होंने उसके लिए ताली बजाई और कुछ और उम्मीदवारों के बाद परिणाम घोषित किए गए। नताशा ने प्रथम पुरस्कार जीता। प्रतियोगिता के बाद नताशा को खुशी और उदासी का मिश्रण महसूस हुआ। वह, आर्यन और सोनाली घर चले गए। कबीर करीब से देख रहा था, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। नताशा की परफॉर्मेंस से हैरान आर्यन उनके घर गए और पूछा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी कवयित्री हो। आर्यन को उसके कमरे में अकेला छोड़ने से पहले नताशा ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस इसे भूल जाओ। कबीर नोटबुक को देखकर उसे पढ़ने से खुद को रोक नहीं सका और कविता का पूरा मतलब समझ गया और नापाक इरादों के साथ चला गया। जब नताशा वापस आई तो उसने आर्यन को आवाज लगाई, लेकिन वह जा चुका था। बाद में नताशा ने कबीर को फोन किया, जिसने तुरंत जवाब दिया, कबीर, तुम पूरे दिन कहाँ थे? तुम कहाँ थे? उसने पूछा। अरे बस शांत हो जाओ, मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साइड में, लेकिन तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हें देख रहा था। कबीर ने जवाब दिया, तुम वहाँ थे। चलो, यह उचित नहीं है, नताशा ने कहा। जो भी हो, लेकिन तुम वहाँ बहुत अच्छी थीं और खूबसूरत भी, कबीर ने कहा। ओह थैंक यू, नताशा ने जवाब दिया। लेकिन अब मुझे एक पार्टी की जरूरत है, कबीर ने पूछा। नहीं, यह उचित नहीं है, यह सब तुमका काम था, नताशा ने कहा। चलो, तुम कह रहे हो कि हम एक जैसे नहीं हो। जो मेरा है वह तुम्हारा है, कबीर ने बहुत धीरे से उत्तर दिया। ऐसा नहीं, नताशा ने जवाब दिया। तो इसका क्या अर्थ है? कबीर ने पूछा। चलो, उसने शर्माते हुए कहा। ठीक है, मुझे अब आराम की जरूरत है। इतनी देर तक तुम्हारी चेयरिंग करने के बाद मैं थक गया हूँ, कबीर ने कहा। ठीक है, मैं फोन रख दूंगी, और हे, इसके लिए थैंक यू, नताशा ने कहा। अरे नहीं, कृपया ऐसा मत कहो, कबीर ने कहा। तो तुम मुझे कृपया मत कहो, नताशा सियाद। ठीक है, मैं फोन रख दूंगा, कबीर ने कहा। वास्तव में, नताशा ने पूछा। ठीक है, गुड नाइट, कबीर ने फोन रख दिया। जैसे ही वे दोनों सो गए, आर्यन हताशा से भर गया। नताशा के खिलाफ साजिश रचने लगा और कबीर से नाराज हो गया। अगले दिन नताशा कबीर से उसके हॉस्टल के सामने मिली और वे एक साथ कॉलेज गए। कक्षाओं के बाद
आर्यन ने सभी को इकट्ठा किया और नताशा की जीत के लिए उस शाम अपने घर पर एक पार्टी आयोजित करने की घोषणा की। उसने सब कुछ तैयार किया, नताशा को उसके घर से उठाया और उसे अपने घर ले गया, जहां अंधेरा और शांति थी। यहाँ क्या हो रहा है? नताशा ने पूछताछ की। अचानक जयकारों का समूह गूंज उठा। बधाई हो आर्यन, ये क्या है? नताशा ने पूछा। यह सिर्फ तुमकी जीत का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी है, आर्यन ने उत्तर दिया, और नताशा ने कबीर को आश्वस्त रूप से सिर हिलाते हुए देखा। पार्टी की शुरुआत शराब पीने, खाने और नाचने से हुई। नताशा आर्यन से बात कर रही थी जबकि कबीर सोफे पर बैठा उसे देख रहा था, यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है। सोनाली ने आर्यन पर सतर्क नजर रखी। आर्यन कविता की वास्तविक उत्पत्ति से अवगत होकर नताशा को पुनः प्राप्त करने की इच्छा रखता था। एक कमरे में ले जाकर नताशा ने सवाल किया, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चलो चले, मुझे एक आश्चर्य है, आर्यन ने कहा। ठीक है, लेकिन यह क्या है? नताशा ने पूछा। बस मेरे साथ आओ, उसने जोर देकर कहा, और वे उसके कमरे में प्रवेश कर गए। सोनाली बाहर खड़ी थी। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? नताशा ने पूछा। नताशा, हमें बात करने की जरूरत है। क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए भावनाएं हो या कबीर के लिए? आर्यन ने दबाव डाला। क्या हो रहा है? तुम मुझसे यह क्यों पूछ रहे हो? नताशा ने सवाल किया। बस जवाब दो, आर्यन ने मांग की। मुझे तुम दोनों की परवाह है, उसने जवाब दिया। तो फिर तुम किससे प्यार करते हो? आर्यन ने फिर से कहा। तुम मुझसे अचानक यह बात क्यों पूछ रहे हो? नताशा ने वापस सवाल किया। तुम मुझे बताओगे या नहीं? आर्यन ने कहा। मैं क्यों? नताशा ने जवाब दिया। मुझे लगा कि मैं पूरे कबीरे के लिए वहाँ मौजूद हूँ, आर्यन ने कहा। नताशा ने अचानक कहा। तुम थे, और मुझे आशा है कि तुम होंगे। तो फिर तुम कबीर के साथ क्यों हो? आर्यन ने कहा। वह मेरा दोस्त है, बिल्कुल तुम की तरह, नताशा ने जवाब दिया। मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान है, आर्यन ने कहा। नताशा ने सवाल किया। तो तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? ठीक है, भूल जाओ, बस एक बात बताओ, तुमने वह कविता कैसे लिखी? आर्यन ने पूछा। इससे क्या लेना देना है? नताशा ने कहा। आर्यन को शक हो रहा था। बस मुझे बताओ, आर्यन ने फिर पूछा। अब मुझे समझ आया कि तुमने यह पार्टी क्यों रखी थी, नताशा ने कहा। क्या? आर्यन ने पूछा। तो तुम्हें लगता है कि मुझे कबीर पसंद है? अगर तुम ऐसा मानते हो तो हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, नताशा ने उसके चेहरे पर जवाब दिया। नहीं, यह बात नहीं है, यह हमारे बारे में है। मैं जानता हूँ कि यह कविता कबीर ने लिखी है, आर्यन ने कहा। और तुम यह कैसे जानते हो? नताशा ने सवाल किया। मैंने इसे किताब में देखा, आर्यन ने जवाब दिया। तुम ऐसा कुछ कैसे कर सकते हो? नताशा गुस्से में थी। मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आर्यन ने उत्तर दिया। आर्यन, यहाँ क्या हो रहा है? नताशा ने उससे सवाल किया। नताशा आर्यन को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज थी। मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद हूँ, उस लड़के के लिए नहीं, आर्यन ने जोर से कहा। बेतुका मत बनो, यह मेरा निर्णय है, नताशा ने जवाब दिया। तो चलिए मोल भाव करते हो, आर्यन ने पूछा। कैसा सौदा? नताशा ने सवाल किया। तुम कबीर को फिर कभी नहीं देख पाएंगे, आर्यन ने उससे पूछा। वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित थी कि आर्यन ऐसा कैसे करेगा। नताशा ने जवाब दिया। मुझे इसके लिए क्यों सहमत होना चाहिए? क्योंकि अब से मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ, आर्यन ने जवाब दिया। क्या तुम सीरियस हो? नताशा अब चिंतित थी। चलो एक साथ मिलें, आर्यन ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। क्या तुम पागल हो? आर्यन, तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते, नताशा ने विरोध किया। तो फिर चलो एक साथ रहें, उसने जोर देकर उसे चूमने की कोशिश की। नताशा ने उसे थप्पड़ मारा और आर्यन ने सोनाली को उन्हें देखते हुए देखा लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया। नताशा के बारे में चिंतित कबीर उसे देखने के लिए ऊपर गया। कमरे के बाहर सोनाली को देखकर उन्होंने पूछा, क्या हो रहा है?
इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, कबीर कमरे में दाखिल हुआ और उसने देखा कि आर्यन नताशा को चूमने की कोशिश कर रहा है। वह स्थिति को गलत समझते हुए तेजी से चला गया। सोनाली, चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कबीर ने कहा। ठीक है, उसने उत्तर दिया और वे आर्यन के घर से चले गए। जब कबीर ने आर्यन के कमरे में सभी चीजें देखीं, तो उन्हें लगा कि कहानी में कुछ और है। फिर भी सच्चाई उनसे दूर थी। आर्यन और नताशा के बीच का बंधन गहरा दिखाई दिया। उनकी निकटता स्पष्ट थी। आर्यन के घर से बाहर निकलकर सोनाली ने टैक्सी बुलाने के बारे में पूछा, लेकिन कबीर ने थोड़ी देर और टहलने की इच्छा जताई। इस बीच नताशा आर्यन पर भड़क गई। उसने उसे थप्पड़ मारा और नीचे चली गई। जो कुछ हुआ था उस पर चर्चा करने के लिए वह कबीर को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उससे नहीं मिल सका। उसके जाने से अनजान, वह घर जाने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। उसका दिल दुख से भारी था और वह कबीर के चले जाने से अनजान थी। उसे उससे बात करने की सख्त जरूरत थी। दोनों एक दूसरे की भावनाओं से अनजान होकर दुख में डूबे हुए थे। नताशा जितनी जल्दी हो सके घर चली गई। कबीर मौन में चले गए। उनके विचार अंधकार में डूबे हुए थे। सोनाली द्वारा उसे बातचीत में शामिल करने की कोशिशों के बावजूद वह चुप रहा। आखिरकार वे दोनों हॉस्टल लौट आए। हालांकि सोनाली कबीर की आंतरिक उथल पुथल से अवगत थी, लेकिन उसने जो कुछ भी देखा था उस पर चर्चा करने से बचती थी। उसे डर था कि इससे कबीर की उसके प्रति धारणा बदल सकती है। घर पहुंचने पर नताशा की आंखों में आंसू आ गए। उसके कमरे की ओर सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके पिता ने उसकी परेशानी को देख लिया। उन्होंने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी कॉल को नजरअंदाज कर दिया, जिससे उसके पिता उसके पीछे उसके कमरे तक चले गए। वह बिस्तर पर कूद गई और लेट गई। एक क्षण बाद उसके पिता उसके कमरे में आए और उससे पूछा कि क्या हुआ था। वह अपने बिस्तर से उठी और अपने पिता को गले लगा लिया। उनके आलिंगन में आराम की तलाश की। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उसके पिता ने धीरे से पूछा। बस, नताशा ने धीरे से शुरुआत की। मुझे बताओ, उसके पिता ने आग्रह किया। यह आर्यन था। नताशा ने अंततः कबूल किया। क्या उसने कुछ कहा? उसके पिता ने पूछा। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। वह, नताशा झिझकी। उसने क्या किया? उसके पिता ने दबाव डाला। उसने मुझे किसकी कोशिश की? नताशा ने स्वीकार किया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। उसके पिता की आंखें सदमे से फैल गईं। क्या ऐसा हुआ? नहीं, उसने कोशिश की, लेकिन नताशा ने उसे आश्वासन दिया। अभी क्या हुआ? उसके पिता ने हैरान होकर पूछा। जैसे ही नताशा ने शुरू से ही घटनाओं को बताया, उसके पिता का आर्यन के प्रति गुस्सा स्पष्ट हो गया। फिर भी नताशा ने अपने पिता के गुस्से को शांत करने की कोशिश की। मुझे क्या करना चाहिए, पिताजी? नताशा ने विनती की। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यह तुम्हारी पसंद है। उसके पिता ने उसे सख्ती से याद दिलाया। नताशा ने कहा, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उसे आप पर क्रश हो सकता है। एक तरफा, उसके पिता ने सुझाव दिया। नताशा ने अचानक कहा, लेकिन यह तरीका नहीं है। यह ठीक है, चीजें होती रहती है। मुझे पता है, उसे इसके लिए खेद होगा, उसके पिता ने कहा। उसके पिता ने उसकी देखभाल की और उसे सलाह दी कि इस स्थिति से पहले क्या अच्छा था और क्या बुरा। इस बीच कबीर नींद न आने की समस्या से जूझते रहे। अगली सुबह होने पर नताशा ने कबीर को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। यह सोचकर कि शायद वह कबीर को उसके हॉस्टल में पालेगी, नताशा अपने घर से बाहर निकली। तभी अचानक उसे अपनी कार के पास आर्यन खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज करते हुए वह तेजी से अपनी कार में बैठ गई। आर्यन ने नताशा के बगल वाली सीट पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उसने आदेश दिया, दरवाजा बंद करो और तुरंत इस जगह से निकल जाओ। पिछली रात अपने कार्यों के लिए माफी मांगने की आर्यन की कोशिशों के बावजूद नताशा नाराज रही। वह अपनी कार स्टार्ट करके तेजी से निकल गई। शरण और शायद कुछ स्पष्टता की तलाश में नताशा कबीर के छात्रावास में पहुंची,
जहां उसने सोनाली को इमारत से आते देखा। नताशा को देखकर सोनाली चिंता के साथ उसके पास पहुंची। अरे सुप्रभात, नताशा ने अभिवादन किया। हाय सुप्रभात, सोनाली ने उत्तर दिया। कबीर कहाँ है? नताशा ने पूछा। मुझे नहीं पता, वह मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है, सोनाली ने कहा। नताशा ने कहा, मैं भी नहीं। उसकी आवाज में निराशा थी। तो वह कहाँ है? सोनाली ने पूछा। मुझे नहीं पता। कल आपकी रात कहाँ बीती? नताशा ने पूछताछ की। हम जल्दी चले गए, सोनाली ने जवाब दिया। ठीक है, चलो कबीर को ढूंढते हैं, नताशा ने सुझाव दिया। कबीर की अनुपस्थिति के बारे में चिंतित होकर उन्होंने उसे खोजने का फैसला किया और एक साथ कॉलेज चले गए। कक्षा में पहुंचने पर उन्होंने कबीर को वहां बैठा पाया। कहाँ थे और आप मेरी कॉल का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? नताशा ने पूछा। मैं भी आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम इतनी जल्दी कॉलेज क्यों आ गए? सोनाली ने आगे कहा। मुझे बस आने का मन हो रहा था, कबीर ने टालते हुए जवाब दिया। उसके जवाब से असंतुष्ट होकर नताशा ने आगे कहा। कल रात तुम कहाँ थे? कोई बात नहीं, कबीर ने तीखा जवाब दिया। आपके साथ क्या हो रहा है? नताशा कायम रही। कुछ नहीं, बस मजाक कर रहा था। और आर्यन कहाँ है? कबीर ने झट से पूछा। मुझे नहीं पता, हम क्लास के बाद बात करेंगे, नताशा ने कहा। क्लास के बाद आर्यन ने कबीर को तुरंत मिलने के लिए कहा। नताशा कबीर की कक्षा में पहुंची, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। जवाब के लिए सोनाली की ओर मुड़ने पर उसे अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। वह जल्दी में लग रहा था। मुझे यकीन नहीं है कि वह कहाँ गया, सोनाली ने समझाया। इस बीच कबीर निर्धारित बैठक स्थल पर पहुँचे, जहां आर्यन उनका इंतजार कर रहा था। अरे कबीर, यहाँ पर। कबीर के पास आते ही आर्यन ने पुकारा। तुमने मुझसे मिलने के लिए क्यों कहा? कबीर ने पूछा। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था, आर्यन ने जवाब दिया। कोई जरूरत नहीं, मुझे पहले से ही पता है, कबीर ने रूखेपन से जवाब दिया। उलझन में आर्यन ने आगे कहा। क्या पता कि आप और नताशा एक साथ हैं? कबीर ने तथ्यात्मक रूप से कहा। कबीर के रहस्योद्घाटन से आश्चर्यचकित होकर आर्यन ने पूछा। तुम्हें यह किसने बताया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कबीर ने जवाब दिया। बधाई हो। कबीर के रहस्योद्घाटन से आर्यन आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसने इसके साथ जाने का संकल्प लिया। उसने तर्क दिया कि यदि कबीर पिछले दिन की घटनाओं से अनजान रहेगा, तो बेहतर होगा कि उसे नताशा से दूर रखा जाए। जैसे ही कबीर बैठक स्थल छोड़कर हॉस्टल लौटा, नताशा और सोनाली ने उसकी तलाश जारी रखी। वह उसे फोन करती रही, लेकिन वह जवाब नहीं दे रहा था। वह उसके बारे में बहुत चिंतित थी। अभी उसे क्या हुआ? अगले सप्ताह के दौरान सोनाली ने कबीर की लगातार उदासी को देखा और उस भयानक रात की घटनाओं के बारे में उससे बात करने का फैसला किया। हालांकि कबीर उससे बचने का इरादा रखता था, जिससे उनकी बातचीत शुरू करना मुश्किल हो गया। इस कबीरे के दौरान कबीर हर जगह नताशा को अवॉइड कर रहे थे। आर्यन ने उसे बातों में उलझाने की कोशिश की। समाधान की आवश्यकता को महसूस करते हुए नताशा ने कबीर से मिलने और उनके बीच के मुद्दों को सुलझाने की योजना तैयार की। सोनाली से सहायता मांगते हुए वह स्थिति का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। उस दिन सोनाली ने कबीर को फोन किया जब वह हॉस्टल में था। कबीर, नताशा का एक्सीडेंट हो गया था, उसे चोट लग गई, सोनाली ने तुरंत कहा। वह कहाँ है? कबीर ने उत्सुकता से पूछा। वह घर पर है, अभी अभी अस्पताल से निकली हूँ, सोनाली ने जवाब दिया। कबीर ने तुरंत कॉल खत्म की और जितनी जल्दी हो सके नताशा के घर पहुँच गया। इस बीच सोनाली ने नताशा से संपर्क किया और उसे बताया कि कबीर आ रहा है। नताशा के घर पहुंचने पर कबीर तेजी से उसके कमरे में गया और धीरे से धक्का देकर दरवाजा खोला। वहां उसने नताशा को अपने बिस्तर पर बैठे हुए आइसक्रीम के कटोरे में लिप पाया। ओह, यह मेरा पुराना दोस्त है, स्वागत, और देखो तुम जीवित हो, नताशा ने एक चंचल टिप्पणी के साथ उसका स्वागत किया।
चिंतित होकर कबीर ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? क्या? मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं, नताशा ने लापरवाही से उत्तर दिया। फिर सोनाली ने क्या कहा? कबीर ने दबाव डाला। उसने कहा कि तुम्हें एक दुर्घटना में चोट लगी है। कबीर ने स्पष्ट किया। नताशा ने जवाब दिया, और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कृपया मेरे साथ इस तरह का मजाक न करें। कबीर ने विनती की। क्यों नहीं? नताशा ने चिढ़ाया। क्योंकि मौजमस्ती करने के बेहतर तरीके हैं, कबीर ने जवाब दिया। लेकिन यह सिर्फ तुम हो, नताशा ने चंचलता पूर्वक जारी रखा। और अधिक निराश होते हुए कबीर ने कहा, तो फिर जाकर आर्यन के साथ मजाक करो। आपका क्या मतलब है? आर्यन? नताशा ने मांग की। कबीर ने कहा, मुझे पता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में हैं। क्या? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? नताशा ने विरोध किया। मैंने तुम दोनों को उस पार्टी में देखा था, कबीर ने जोर देकर कहा। कबीर की बातें सुनकर नताशा की आंखों में भाव आ गए। क्या गलत? आपकी आंखों में पानी क्यों आ रहा है? उसके व्यवहार में अचानक आए बदलाव से चिंतित होकर कबीर ने पूछा। नताशा ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, आपने केवल वही देखा जो वहां दिखाई दे रहा था, वह नहीं जो वास्तव में हुआ था। वह क्या है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? कबीर ने धीरे से आगे की जांच की, और फिर नताशा ने कबीर को शाम की सारी घटनाएं विस्तार से बताईं। सुनते ही उसका गुस्सा शांत हो गया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कबीर ने मांग की। उनकी हताशा स्पष्ट थी। मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुम वहां नहीं थे, नताशा ने समझाया। उसकी आवाज अफसोस से भरी थी। मुझे क्षमा करें, मैं। कबीर ने शुरू किया। गुस्से में कबीर नताशा के कमरे से बाहर चला गया। तुम अब कहाँ जा रहे हो? नताशा ने उसे बुलाया। मुझे कुछ काम करना है, कबीर ने संक्षेप में उत्तर दिया। आर्यन का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित, कबीर ने उसका नंबर डायल किया और उसका पता जानने की मांग की। आर्यन का पता लगाने पर कबीर ने अपना गुस्सा जाहिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसके चेहरे पर एक मुक्का जड़ दिया। आप ऐसा कुछ कैसे कर सकते हैं, खासकर अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ? कबीर उबल पड़े। हैरान होकर आर्यन ने जवाब दिया, ओह, तो आखिरकार आपने इसका पता लगा लिया। हाँ, मेरे पास है, और आप इसके लिए भुगतान करने जा रहे हैं, कबीर ने घोषणा की। उसका गुस्सा स्पष्ट था क्योंकि उसे एक और झटका लगा। स्थिति को शांत करने का प्रयास करते हुए आर्यन ने जवाब दिया, ठीक है, यह काफी है। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें पता है, मैंने सोचा था कि तुम्हारी दोस्त सोनाली तुम्हें इसके बारे में बताएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तुम उसके साथ ऐसा क्यों करोगे? मुझे लगा कि आप और वह रिलेशनशिप में हैं, कबीर ने आरोप लगाया। कबीर की धारणा से आश्चर्य हुआ, पर आर्यन ने इनकार किया। नहीं, लेकिन आपने मान लिया। रहस्योद्घाटन से आश्चर्यचकित होकर कबीर ने पूछा, क्या सोनाली को इस बारे में पता है? कबीर की उलझन से खुश होकर आर्यन हंसा। ओह, मुझे लगा कि सोनाली ने तुम्हें पहले ही बता दिया है। लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे? कबीर ने मांग की। क्योंकि वह तुमसे बेहतर किसी की हकदार है। वह तुम्हारे बहुत करीब आ रही थी, आर्यन ने ताना मारा। निराश होकर कबीर ने कहा, बस बहुत हो गया, और आपका तथाकथित सबसे अच्छा दोस्त भी आपके साथ नहीं है। आर्यन ने कबीर को और अधिक क्रोधित करते हुए कहा। तबाह होकर सोनाली के हॉस्टल की ओर जाते समय कबीर का दिल दुख से भारी हो गया। जब वह पहुंचा, तो उसने उसका सामना किया। उसकी आवाज में दर्द और हताशा का मिश्रण था। तुम्हें सब पता था, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया, कबीर ने आरोप लगाया। उसकी आवाज में विश्वासघात का भाव था। सोनाली हैरान लग रही थी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अब दिखावा मत करो, कबीर ने जोर देकर कहा। उसकी भावनाएं कच्ची और अनफिल्टर्ड थीं। मुझे खेद है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, सोनाली ने स्वीकार किया। उसका भ्रम वास्तविक था। नताशा के बारे में कबीर ने स्पष्ट किया। सोनाली की आंखें फैल गईं। तुमसे किसने कहा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
कबीर ने गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा, लेकिन आप ऐसा कुछ कैसे कर सकते हैं? सोनाली ने कबूल किया, मुझे खेद है, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। क्या? किसके लिए विकल्प? कबीर ने मांग की। उसका भ्रम बढ़ता गया। सोनाली ने झिझकते हुए पहले बड़बड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे बस खेद है। बताओ या? कबीर ने दबाव डाला, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। सोनाली ने जोर से कहा। उसके आंसू बहने लगे। चलो, अभी नहीं। अप्रत्याशित स्वीकारोक्ति से अभिभूत होकर कबीर ने बात टाल दी। और यह कैसे हुआ? यह कैसे हुआ? मैं तुम्हें तब से पसंद करती हूँ जब हम बच्चे थे। सोनाली ने कबूल किया। उसकी आवाज अफसोस से भरी थी। पूरी तरह से अभिभूत महसूस करते हुए कबीर ने विनती की, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। यह कैसे संभव हो सकता है? मुझे क्षमा करें, यह मेरी गलती है। सोनाली ने स्वीकार किया। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई। टूटा हुआ और व्याकुल कबीर चला गया। उसका दिल विश्वासघात के बोझ से भारी था। नताशा के लगातार बुलाने के बावजूद उसने खुद को दुनिया से दूर रखने का फैसला किया। उसने अपना फोन बंद कर दिया और एकांत में आराम की तलाश में एक अज्ञात स्थान की ओर चला गया। कई दिनों तक कबीर अपने विचारों में खोए हुए लक्ष्यहीन भटकते रहे। उसने घटनाओं को बार बार दोहराया और सब कुछ समझने की कोशिश की। उसका दिल अपने दोस्तों के विश्वासघात और उसकी भावनाओं की उलझन से दुखी हुआ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हाँ, कहानी की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने न भूलें।